जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का बड़ा बयान सामने आया है। राम माधव ने दावा किया कि पीओके और अक्साई चीन भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और आने वाले समय में वो भारत की हद में होगा। जब भारत में हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें जो पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में जो जम्मू कश्मीर थी वो सब हमारा है। भले ही वो आज दूसरे देशों के आक्रमण में क्यों न हो, बट वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। जब अनुकूल वक्त आएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो पूरा कश्मीर भारत का फिर वापस आएगा। आपको याद दिला दूं 1994 में भारत के पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी किया था कि जो आक्रमित कश्मीर है उसको वापस लाना यह एकमात्र एजेंडा बचा हुआ है। उसको जब अनुकूल समय आएगा वो भी साकार हो जाएगा। तक लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन मुसीबत यह है कि कोल्हापुर का संपर्क बाकी शहरों से भी कट चुका है। इसलिए एजेंसियों के लिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। हाईवे पर भी लहरें पूरी ताकत से बह रही हैं। केवल यही एक स्पॉट बचा हुआ है, यही एक ब्रिज बचा है जो डूबा नहीं है, नहीं तो इसके आसपास के पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल जो है इस स्पॉट से रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। दूर देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां से ऑपरेट किया जा रहा है। कोल्हापुर से गुजरने वाला हाईवे का हिस्सा आसपास के गांवों से कई फीट ऊंचाई पर है। हाईवे के डूबने का मतलब यह है कि आसपास के तमाम इलाके भारी तबाही का सामना कर रहे हैं। डूबी हुई जिस बिल्डिंग पर बुधले मंगल कार्यालय लिखा दिख रहा है वो एक बैंक्वेट हॉल है जो करीब 15 से 20 फीट तक पानी में डूबा है। बाढ़ से पहले की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। बीएसटी शक्ति का जो बोर्ड दिख रहा है वो एक ट्रैक्टर का शोरूम है जो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। अंदर रखा न कोई ट्रैक्टर बचा होगा न ही कोई और सामान। इसी तरह हाईवे के बगल में बनी दुकानों में थोड़ी ही ऐसी हैं जिनकी छत पानी के बाहर दिख रही है। ये NH4 का इलाका है, NH4 का हाईवे है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर पेट्रोल पंप भी पानी में डूब चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से बंद है। हाईवे से शहर की तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ के गाँवों में जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास न फोन चार्ज करने के लिए बिजली है, न ही अपने फंसे होने की खबर पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता बचा है। इसलिए एजेंसियों को केवल बचाव अभियान ही नहीं चलाना पड़ रहा, बल्कि गांवों में पहुंचकर तलाशी अभियान भी चलाना पड़ रहा है। पानी इतना भरा हुआ है कि सरकार बिजली चालू करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न होने पाए। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों से कोल्हापुर की हालत को समझा जा सकता है। दूर दूर तक जहां खेत खलिहान और आबादी हुआ करती थी वहां नदी की लहरों का कब्जा हो चुका है। एजेंसियों का अनुमान है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों की गिनती हजारों में हो सकती है। कितने लोग फंसे होंगे ये भी तो पता नहीं। कल 4000 लोग थे जिनमें से निकाल दिया गया है काफी लोगों को, और भी अभी टीम निकालनी है हमारी, तो जो फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी निकाल दिया जाएगा। हाईवे के छोटे से टुकड़े से बचाव अभियान चला रही एनडीआरएफ के साथ अब सेना भी जुड़ गई है। सेना के जवान भारी भरकम नाव लेकर पहुंचे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में बाहर निकाला जा सके। लेकिन कोल्हापुर में लोगों को बचाने में लगी सरकारी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मौसम विभाग का अनुमान है, जिसके मुताबिक 13 अगस्त तक कोल्हापुर में लगातार बारिश हो सकती है। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कोल्हापुर पहले से बाढ़ के चपेट में। ज्यादा मुसीबत इसलिए है क्योंकि पंचगंगा, कृष्णा और वारणा नदियां उफान पर हैं। 2 दिन पहले बांध से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी भी शहर में दाखिल हो चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हो तो बांध से फिर पानी छोड़े जाने की नौबत आएगी, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। सौ बात की एक बात यह कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर और उसके पास के जिलों में बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया है। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और बारिश जल्द बंद नहीं हुई तो मौसम मुसीबत कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इसकी चपेट में कई और जिले भी आ सकते हैं। अमेरिका में फायरिंग की वारदात बढ़ने से लोग इतने खौफ में हैं कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मोटरसाइकिलों से निकलने वाली फायरिंग जैसी आवाज सुनकर लोगों में दहशत मच गई। वहां मौजूद लोगों को लगा कि पिछले हफ्ते टेक्सास और ओहायो में फायरिंग के बाद अब न्यूयॉर्क में हमला हो गया, जिसकी वजह से डरे हुए लोगों में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी ऐसी मची कि जिसे जहां जगह मिली
वहीं भागने लगा। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। इसी तरह कुछ लोग कारों के पीछे छिप गए। टाइम स्क्वायर पर उस वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे। बंदूक चलने जैसी मोटरसाइकिलों की आवाज ने उन्हें इतना डरा दिया कि पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मंगवा ली गईं। ये वीडियो वहां के लोगों में फायरिंग का डर दिखाता है, जिन्होंने अब बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर पर लोग स्कूलों में और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए तो वहां की कई कंपनियों ने बुलेट प्रूफ बैगों की बिक्री शुरू कर दी। बीते 2 साल में सबसे ज्यादा फायरिंग की घटनाएं अमेरिका के स्कूलों में ही हुई हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में लोग बच्चों के लिए बुलेट प्रूफ बैग खरीदते देखे गए। Scary to even think that you would have to have bulletproof backpacks. वहां की कुछ कंपनियों ने बुलेट प्रूफ बैग के परीक्षण वाले वीडियो भी शेयर किए, जिनमें बैग पर फायरिंग करके दिखाया गया। इससे पहले फ्लोरिडा समेत कई राज्यों में लोगों ने टीचरों को बंदूक रखने की इजाजत देने की अपील भी की थी। तो बात की बात यह कि अमेरिका में खुले गन कल्चर की वजह से लोग दहशत में हैं। आसानी से हथियार मिलने की वजह से हमलावर वहां फायरिंग करने में कामयाब रहते हैं। हालांकि लोगों ने इसके खिलाफ मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। आर्टिकल 370 पर एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने की गीदड़ भभकी दी। साथ ही पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है, जिन्हें इसी महीने भारत में अपना कार्यभार संभालना था। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान छोड़ने के लिए बोला गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से तिलमिलाया पाकिस्तान अब इस फैसले के खिलाफ यूएन में शिकायत करने की बात कर रहा है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के पाकिस्तान के फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को नसीहत दी है और बोले कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान को ही नुकसान है। अब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान हमारे साथ व्यापारिक संबंध? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं। उनके ये करने से हम पर कोई असर पड़ेगा या हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो करें, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना इसका। अगर वो यूएन से नाराज हैं तो वो जाएं, यूएन को बताएं कि वो नाराज हैं। आज भारत की क्या स्थिति पूरे देश, पूरे विश्व भर में है और भारत का क्या अस्तित्व है, इसको उनको समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो वो तकलीफ में नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। न्यूज़ 18 उन गांवों तक पहुंचा जहां से लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। और बाढ़ का संकट इन गांवों में लगातार बढ़ रहा है। गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, केवल नाव के जरिए ही गांवों तक पहुंचा जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम के लोग 2 दिन से लोगों को बचाने में जुटे हैं। तकरीबन अभी कितने लोग फंसे? अभी अंदर 250 लोग हैं। हमने 1000 लोगों को उधर से रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाला है। नाव के गांव तक पहुंचने के रास्ते पर इतना पानी है कि अगर नाव जरा भी हिचकोले खाने लगे तो जान आफत में आ जाए। साफ तौर पे देखें, यहाँ पे आपको पोल दिखाई पड़ेगा। पोल से ऊपर तक जो है वो बिजली के तार हैं और फिलहाल जो है सिक्योरिटी के मद्देनजर कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, इसलिए जो है पावर सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। काफी देर के बाद न्यूज़ 18 उस गांव तक पहुंच गया जहां से सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। लोगों के घर कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक केवल लहरों का कब्जा दिखाई देता है। मूसलाधार बारिश का आलम यह है कि गांव पूरी तरह से सन्नाटे में आ चुका है। हर दरवाजा आपको बंद मिलेगा, जहां पे पानी की वजह से हर घर में घुसा हुआ पानी कहीं ना कहीं मुसीबतों का सबब बना हुआ है। जहां तक नजर जाए वहां तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ता है और लोगों की तकलीफें दिखाई पड़ती हैं। गांव में कई पक्के और मजबूत घर भी हैं। घरों में खड़ी हुई महंगी कारें भी दिखती हैं, लेकिन लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा चुके हैं। सबसे बड़ा संकट लोगों के सामने खाने पीने के सामान का है। खाने के लिए कुछ नहीं है, वो जो बचा कर रखा था वो भी अब खत्म हो रहा है। चावल ही बचे हैं। इन गांवों के लोगों की सबसे बड़ी चिंता गाय और भैंसें हैं, क्योंकि वो इन गांव वालों की लाइफलाइन है और बाढ़ के बीच उन्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए गांव के बीच की उन चंद जगहों को ढूंढा गया जहां पानी कम है। उस जगह पर सभी गाय भैंसों को एक साथ बांध दिया गया।
गांव में रहने वाले लोग जो हैं इस वक्त यहां से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो जानवर हैं उनको लेकर अब समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके चलते जानवरों को एक रस्सी, एक बड़ी रस्सी आपको बीच में दिखाई पड़ रही होगी, उस रस्सी के जरिए जो है इन सभी जानवरों को बांधा गया है। गाँव में कुछ लोग भी मौजूद हैं जो केवल इसीलिए रुके हुए हैं ताकि गाय भैंसों की देखभाल कर सकें। जानवर बाहर नहीं ले जा सकते ना, और जानवर को ऐसा ही छोड़ के हम जा नहीं सकते, इसलिए हम इधर रुके हैं। एक आदमी हमारे घर का रुका है जानवर के लिए। लोगों के सामने मुसीबत ये है कि न तो गाय भैंसों को बाढ़ के बीच छोड़ा जा सकता है, न ही किसी नाव से तमाम गाय भैंसों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। यानी गाय भैंसों, भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि गाँव की तस्वीर बेहद डरावनी है। पानी जो है वो बाढ़ का रूप ले चुका है। पारना नदी का पानी है जो इस वक्त अपनी चपेट में इस पूरे गाँव को ले चुका है। गाँव में घुसने का ही रास्ता ये आलम है कि कमर के ऊपर पानी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कुछ गांव ही नहीं बल्कि पूरा कोल्हापुर ही टापू की शक्ल ले चुका है। अलग अलग गांव में पानी के बीच फंसे हुए लोगों को बचाने में ही एजेंसियां 2 दिन से लगी हुई और काम अभी भी अधूरा, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना की टीमें मिलकर ऑपरेशन चला रही हैं। हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में सैकड़ों लोग 3 दिन तक फंसे रहे। पानी के बीच फंसे लोगों के पास न तो खाने पीने का सामान बचा था और न ही मदद की कोई उम्मीद। घरों में पानी भरा हुआ है। किस हद तक भरा हुआ है? इधर तक 15-20 सामान इस वक्त छोड़ के आना पड़ा। छोड़ के आना पड़ा। पानी इतना कि नाव में होने के बावजूद एनडीआरएफ के जवानों को एहतियातन गांव तक के रास्ते पर रस्सी बांधनी पड़ी। प्रशासन का दावा है कि गांव के लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन लोग अपने घर छोड़ने को राजी नहीं हुए। 4 दिन से मैं और कलेक्टर साहब उस गांव में गए हुए थे और वहां पे लोगों को बाहर निकालने के लिए बहुत ही बार विनती की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। लगभग 16 से 700-800 लोग बाहर हमारी विनती से निकले, लेकिन 700-800 लोग अंदर ही रह गए। हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरे शहर पर लहरों का कब्जा हो चुका है। करीब 15 गांव ऐसे हैं जहां अब तक लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन मुसीबत यह है कि कोल्हापुर का संपर्क बाकी शहरों से भी कट चुका है, इसलिए एजेंसियों के लिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती है। हाईवे पर भी लहरें पूरी ताकत से बह रही हैं। केवल यही एक स्पॉट बचा हुआ है, यही एक ब्रिज बचा है जो डूबा नहीं है, नहीं तो इसके आसपास के पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल जो है इस स्पॉट से रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है। दूर देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां से ऑपरेट किया जा रहा है। कोल्हापुर से गुजरने वाला हाईवे का हिस्सा आसपास के गांवों से कई फीट ऊंचाई पर है। हाईवे के डूबने का मतलब यह है कि आसपास के तमाम इलाके भारी तबाही का सामना कर रहे हैं। डूबी हुई जिस बिल्डिंग पर बुधले मंगल कार्यालय लिखा दिख रहा है वो एक बैंक्वेट हॉल है जो करीब 15 से 20 फीट तक पानी में डूबा है। बाढ़ से पहले की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। बीएसटी शक्ति का जो बोर्ड दिख रहा है वो एक ट्रैक्टर का शोरूम है जो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। अंदर रखा न कोई ट्रैक्टर बचा होगा न ही कोई और सामान। इसी तरह हाईवे के बगल में बनी दुकानों में थोड़ी ही ऐसी हैं जिनकी छत पानी के बाहर दिख रही है। ये NH4 का इलाका है, NH4 का हाईवे है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर पेट्रोल पंप भी पानी में डूब चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से बंद हैं। हाईवे से शहर की तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों तरफ के गाँवों में जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास न फोन चार्ज करने के लिए बिजली है, न ही अपने फंसे होने की खबर पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता बचा है। इसलिए एजेंसियों को केवल बचाव अभियान ही नहीं चलाना पड़ रहा, बल्कि गांवों में पहुंचकर तलाशी अभियान भी चलाना पड़ रहा है। पानी इतना भरा हुआ है कि सरकार बिजली चालू करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना न होने पाए। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों से कोल्हापुर की हालत को समझा जा सकता है। दूर दूर तक जहां खेत खलिहान और आबादी हुआ करती थी वहां नदी की लहरों का कब्जा हो चुका है। एजेंसियों का अनुमान है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों की गिनती हजारों में हो सकती है। कितने लोग फंसे होंगे ये भी तो बता रहे थे, कल 4000 लोग थे जिनमें से निकाल दिया गया है काफी लोगों को, और भी अभी टीम निकालनी है हमारी, तो जो फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी निकाल दिया जाएगा। हाईवे के छोटे से टुकड़े से बचाव अभियान चला रही एनडीआरएफ के साथ अब सेना भी जुड़ गई है। सेना के जवान भारी भरकम नाव लेकर पहुंचे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में बाहर निकाला जा सके। लेकिन कोल्हापुर में लोगों को बचाने में लगी सरकारी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मौसम विभाग का अनुमान है, जिसके मुताबिक 13 अगस्त तक कोल्हापुर में लगातार बारिश हो सकती है। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण कोल्हापुर पहले से बाढ़ की चपेट में।
ज्यादा मुसीबत इसलिए है क्योंकि पंचगंगा, कृष्णा और वारणा नदियां उफान पर हैं। 2 दिन पहले बांध से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी भी शहर में दाखिल हो चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हो तो बांध से फिर पानी छोड़े जाने की नौबत आएगी, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। यूपी के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसा शिक्षा परिषद ने तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि सुबह 8 बजे तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा। इस निर्देश में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा शहीदों के बारे में बच्चों को जानकारी देने की बात भी कही गई है। इन सब के बाद ही मदरसों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर खेलकूद की प्रतियोगिताओं के अलावा पेड़ भी लगाए जाएंगे। एमपी के सागर में बेबस नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव वालों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नदी पर पुल नहीं बनवाया गया, जिस वजह से बारिश के मौसम में भी लोगों के लिए जान खतरे में डालकर उफनती बेबस नदी को पार करना मजबूरी बन गया। कोई हाथ में चप्पल उठाकर नदी पार करने लगा तो स्कूल जाने वाले बच्चियां बस्ते को साइकिल पर रखकर स्कूल जाती दिखी। कुछ बच्चों को उनके परिवार वाले गोद में उठाकर स्कूल ले जाने लगे। स्कूल बस और दूसरी गाड़ियां भी नदी पर पुल नहीं होने के बावजूद वहीं से गुजरी। लोगों की राज्य सरकार से मांग है कि बेबस नदी पर पुल बनवाया जाए। बनना चाहिए, बहुत परेशानी से आना जाना पूरा बंद है। गांव वालों ने बताया कि वो पिछले 40 सालों से इसी तरह नदी पार करने को मजबूर हैं और बारिश के मौसम में उनकी मुश्किल और बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साइंस प्रोफेसर की पिटाई का मामला अब तक ठंडा नहीं हुआ। प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे और काफी देर तक थाने के सामने सड़क पर बैठकर हंगामा करते रहे। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से संभलने के बाद एक लड़का फिर झंडा उठाकर नारेबाजी करने के लिए खड़ा हो गया। तभी पानी की बौछार से टकराकर वो सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस दो तरफ से एक साथ पानी बरसाने लगी। एक और गुस्साया हुआ कार्यकर्ता पुलिस की तरफ बढ़ने लगा और उसके कुछ साथी उसे रोकने की कोशिश में उसके साथ साथ आगे आ गए। अचानक पानी के सामने सारे लड़के एक साथ जमीन पर गिर गए। थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं के हंगामे को पुलिस ने काबू में कर लिया। पानी की बौछार की वजह से सड़क पर गिरने से एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। लेकिन एनएसयूआई का दावा है कि जब तक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक विरोध बंद नहीं होगा। एनएसयूआई के ही कार्यकर्ताओं पर प्रोफेसर से मारपीट का आरोप, जबकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रोफेसर पर कुछ दलित छात्रों से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं। 2 दलित छात्रों और जाति सूचक गाली देते हुए उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन प्रोफेसर पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले में बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी भी सड़कों पर उतर चुका है और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच का दावा कर रही है। उनकी शिकायत ली गई है, जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते शनिवार को कॉलेज में प्रोफेसर से मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद से ही इस मामले पर एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने हैं। गृह मंत्री ने बांग्लादेश से सुरक्षा के मसले पर बातचीत की। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीमा प्रबंध समेत सुरक्षा के मसले पर चर्चा की। शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज चुकाने की पेशकश की। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन के परिसर में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। उत्तराखंड में मलबा हटाने के बाद बद्रीनाथ हाईवे 28 घंटे बाद लोगों के लिए खोला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश पर गांवों के प्रधानों को अलर्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पैदा हुए खतरे के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को तबियत बिगड़ने पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 लापता युवकों के शव बरामद किए और हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में एक युवक की हत्या के आरोपी ने हथियार के साथ थाने में सरेंडर कर दिया, जिसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। हफ्ता भर पहले वडोदरा में हुई भारी बारिश से गाड़ियों को हुए नुकसान को देखते हुए वहां की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक अहम फैसला किया। जानकारी के मुताबिक वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त तक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले लोगों का चालान नहीं करने का ऐलान किया। ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद हजारों गाड़ियों को हुए नुकसान को देखते हुए किया। 31 जुलाई को वडोदरा में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में कई फीट पानी भर गया था। बताया गया कि पानी में डूबने की वजह से 7,000 कारें और 50,000 दोपहिया गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
ऐसे में बाढ़ की मार से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त तक उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया। हरियाणा के सोनीपत में कई किसान मुआवजे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें अब तक उनकी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया है। इसलिए पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों को रोकने की चेतावनी देते हुए कुछ किसान धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए खूब नारेबाजी की। हरियाणा अब झुकेगा नहीं, हरियाणा अब झुकेगा नहीं। बताया गया कि हाईवे बनाने के लिए किसानों की जमीन ली गई थी और उस वक्त की सरकारी रेट पर उन्हें मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने उस मुआवजे को कम बताया। मुआवजा लेंगे 5 करोड़, मुआवजा लेंगे 5 करोड़। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। पंजाब जाने वाली रेलों को रोका जाएगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, इसके अलावा भी किसान का MSP का मुद्दा है और अन्य मांगे, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लगातार रेल रुकी रहेंगी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की और मुआवजा बढ़ाकर देने की बात कही। जब तक हमारी जमीन का सही रेट नहीं मिलेगा, हम अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। रूस के रहने वाले एक लड़के ने हांगकांग की सबसे ऊंची इमारत पर हैरान करने वाला करतब दिखाया। ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है, जिसकी छत के ऊपर रूस के मशहूर स्टंटमैन ओलेग शेरस्टेचेंको ने छज्जे पर बिना डरे दौड़ लगाई। ऊंचाई इतनी कि नीचे सड़क पर खड़ी कारें चींटियों की तरह दिख रही थीं। एक वक्त तो ओलेग किनारे पर गिरते गिरते बचे। ऊंची इमारतों पर स्टंट करने वाले ओलेग इंटरनेट पर ओलेग क्रिकेट के नाम से मशहूर हैं। हाल ही में हांगकांग की ही एक इमारत पर उन्होंने स्केटिंग बोर्ड के साथ करतब का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो ऊंचाई के बावजूद छत की रेलिंग पर बैकफ्लिप करते दिखे। हैरानी की बात यह कि ओलेग रेलिंग पर छलांग लगाते हुए पेट के बल गिरते नजर आए। ओलेग हांगकांग के अलावा दुबई समेत दुनिया के कई शहरों में करतब दिखा चुके हैं। अपने स्टंट के कई वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। ओलेग तेज रफ्तार कार को भी फ्लिप मारते हुए पार कर सकते हैं। यही नहीं, एक इमारत से दूसरी इमारत के बीच की कई फीट की दूरी को कूदकर पार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उत्तराखंड से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पानी के बीच से गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही हैं। बताया गया कि ये वीडियो रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। वीडियो में उफनते नाले के बीच से गाड़ियां पर्यटकों को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद जिम कॉर्बेट प्रशासन अब उन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है जो पर्यटकों की जान को जोखिम में डालकर इस तरह से नाले को पार करते हैं। रूस के एक इलाके में एक गैरेज में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके के वक्त गैरेज का एक कर्मचारी भी वहां मौजूद था, जो गैस सिलेंडर में हुए धमाके की चपेट में आ गया। इससे पहले गैरेज में आग की लपटें उठने के बाद वहां काम कर रहा आदमी डर कर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद उसने गैरेज में झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आदमी जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहां जगह जगह पर पानी भर गया। सबसे बुरा हाल बागलकोट जिले का है, जहां घटप्रभा नदी भारी बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में नदी के आसपास बसे कई गांव में पानी भर गया और वहां बने मकान डूब गए। पानी में डूबे मकानों और मंदिर के आसपास कुछ नजर आया तो वो पानी था। वहीं बेलगाम में तो लोगों को मकानों से बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद लोगों को नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस पानी में एक सफेद कार भी फंस गई। एक आदमी सिर पर बोरी रखकर कमर तक डूबे पानी में आगे बढ़ता रहा। वहाँ बारिश की वजह से सभी हाईवे बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किल हुई। उधर दूधगंगा नदी के उफान पर होने की वजह से पानी पुल तक आ गया और कई लोग बीच रास्ते में फंस गए। कई निचले इलाकों में भी पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बादल फटने की वजह से मनाली के पतली कोहल इलाके के एक नाले में उफान आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके बाद दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात इतने खराब थे कि नदी और सड़क में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से एक फिश फार्म पूरी तरह तबाह हो गया। बाढ़ का पानी फार्म की सभी मछलियों को अपने साथ बहा ले गया और वहां केवल मलबा बाकी रह गया। हम इसमें खड़े हैं पतलीकुल में, जहाँ की सबसे पहले की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते कि मेरे पीछे ये वो फिश फार्म यहाँ पे हुआ करता था, जो अब जो है बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। और इस फिश फार्म में बताया जा रहा है कि 10 लाख के ऊपर का इसमें जो है नुकसान हो चुका है।
बाढ़ ने उन लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाया जो नाले के पास टेंटों में रह रहे थे, क्योंकि बाढ़ अपने साथ कई टेंटों को भी बहा कर ले गई। वहीं बादल फटने की घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में आ गए और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। मैं प्रशासन से गुहार करती हूँ कि हमारी मदद करें, क्योंकि अगर छोटे मोटे नाली की बात होती है, पुल की बात होती है तो हम खुद कर लेते थे, बड़ी दरिया तो हमारे बस में नहीं है कि हम रोक सके। हालांकि घटना का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम ने लोगों को मदद का भरोसा दिया। तुरंत पैसा को सैंक्शन करके जो ये आरसीसी वॉल लगी है इसको आगे बढ़ाकर बनाना इंश्योर करते हैं। जबकि पतली कोहल इलाके में ही एक कार सड़क से फिसलकर पास में बह रही ब्यास नदी में पहुंच गई और कुछ दूर तक बहने के बाद चट्टानों के बीच जाकर फंस गई। कार में कुछ लोग सवार थे जो किसी तरह कार से बाहर निकले और नदी के पास एक चट्टान पर बैठ गए और मदद का इंतजार करने लगे। जानकारी मिलने के बाद बचाव टीम एक नाव के जरिए वहां पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। बचाव टीम ने रस्सी की मदद से लोगों को नाव पर बैठाया और वहां से निकाल ले गए। 1 घंटा हम वहीं रुके रहे, उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू राफ्टर वाला ने हमारे को निकाल दिया। लेकिन इस दौरान नदी में फंसी गाड़ी को निकाला नहीं जा सका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कटौती कर दी। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिसके बाद रेपो रेट 5.4% रह गया। माना जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद ऑटो लोन, होम लोन और कई दूसरे तरह के लोन की ईएमआई भी घट सकती है, क्योंकि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। यानी रेपो रेट में कमी आने से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे वो ब्याज दरें घटाकर लोगों को सस्ते कर्ज का फायदा दे पाए। हालांकि आरबीआई ने इससे पहले भी लगातार 3 बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में भी 35 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट घटकर 5.15% रह गए। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। उज्जैन के पास तनोजिया गांव के एक पुल पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग दहशत में आ गए और पुल के दोनों ओर गाड़ियों और लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि कुछ देर बाद 3 ट्रक वहां से गुजरे और उनके पीछे एक कार भी पुल के ऊपर बह रहे पानी से निकल गई। थोड़ी देर में दूसरी ओर से एक बाइक पर सवार 3 लोग जान जोखिम में डालकर इस ओर पहुंचे। उनकी देखा देखी एक और बाइक उस ओर से इस तरफ आई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पुल को पार न करने में ही भलाई समझी। मालवा जिले में बीते कुछ दिन में इस तरह सैलाब को पार करने की कोशिश में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके। महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक के कुछ जिले भी भयंकर बाढ़ की चपेट में। बेलगावी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ के बाद हजारों लोग अपने ही घरों में फंसे हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा जिला पानी में डूबा हुआ दिखने लगा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों के जरिए पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुके सैलाब को देखा जा सकता है। जिन पेड़ों के तने दिखाई नहीं दे रहे वो खेतों के बीच खड़े हैं, लेकिन खेतों में लगी फसलें बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। शहर की कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हैं। पेट्रोल पंप तक के कुछ हिस्से पर लहरें दिख रही हैं, लेकिन सामने से गुजरने वाली सड़क तो गायब हो चुकी है। डरे सहमे लोग केवल पानी के किनारों पर खड़े होकर तबाही का हाल देखने को मजबूर हैं। शहर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं, सभी सरकारी दफ्तर भी बंद हैं और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अपने ही घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाना बड़ी चुनौती है। शुरुआत में इसके लिए छोटी नावों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ज्यादा लोगों को बैठाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। कई गांवों में एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को बचाने का काम शुरू भी कर दिया है। मुसीबत यह है कि शहर की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरने के बाद दूर दराज के गांवों तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती बन गया है। खतरनाक रास्तों को बंद कर दिया गया है, जहां से गुजरने से पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं। ऐसा ही हाल चिकमंगलुरु का भी है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। एक पुल पर अचानक सैलाब पहुंच गया। लहरों को देखकर घबराए हुए लोग पुल पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा दिया। भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने बताया कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को वीजा दिया गया। राजस्थान के अलवर की पहलू खान मामले पर कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई। 14 अगस्त को कोर्ट फैसला सुना सकती है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भीड़ ने बच्चा चोरी का शक होने पर एक मजदूर को पीट दिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर की गई वैट की रियायत को वापस लिया, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल डीजल 2 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया।
उत्तराखंड के सितारगंज में मामूली कहासुनी पर एक पटवारी पर किसान को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा। राजस्थान के सीकर जिले में एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने पर अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में लौट रहे लोगों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तान के व्यापार बंद करने पर कहा कि आतंकवाद परस्त मुल्क से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। जो पाकिस्तान अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, वो भारत के साथ व्यापार क्या करेगा? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कठुआ में लगी धारा 144 जल्द हटने की उम्मीद। जिले में हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गीदड़ भभकी देने पर उतर आए। भारत के सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान अब मदद के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। जबकि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश में जुटे इमरान खान कोई और रास्ता नहीं देख अब भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। ये और आगे जाएगी गेम और ये उधर चली जाएगी जिधर सबको नुकसान होगा, जो कोई नहीं तस्वर करना चाहता। इसलिए ये है टाइम एक्ट करने का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धमकी पर भारतीय सेना ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। So if they want to, if war is the only answer, I say then do it, just do it. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। भारत के बड़े कदम के बाद पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में भारत के फैसले पर काफी देर तक हुई माथापच्ची के बाद भारत के साथ कूटनीतिक और राजनयिक रिश्तों को सीमित करने का फैसला लिया गया और कई अहम फैसले लेने का ऐलान किया गया। इन फैसलों में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ज्यादा दिखाई दी। बैठक में फैसला लिया गया है कि भारत के साथ कारोबारी रिश्ते पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे। राजनयिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान हुआ, यानी पाकिस्तान दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को इस्लामाबाद वापस बुलाएगा और इसी तरह इस्लामाबाद से भारत के उच्चायुक्त को वापस दिल्ली भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस का राग भी अलापना शुरू कर दिया और कश्मीर के मुद्दे को यूएन में उठाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां शबरी और कोंटा नदी के उफान पर होने की वजह से जिले का उड़ीसा और तेलंगाना से संपर्क टूट गया और खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोटा नदी के आसपास बसे एक गांव के लोगों को दूसरे छोर पर सुरक्षित पहुंचाया गया। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एक रस्सी और सीढ़ी की मदद ली। नदी की एक तरफ खड़े लोगों को एक एक कर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ भेजा गया। बच्चों को सावधानी से नदी पार करवाने के लिए एक जवान ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर आगे बढ़ा। कुछ दूरी के बाद इस जवान ने बच्चे को एक दूसरे जवान को सौंप दिया। फिर सीढ़ी की मदद से बच्चे को नदी के दूसरे छोर पर सुरक्षित पहुंचाया गया। इसी तरह एक महिला को भी रस्सी के सहारे एनडीआरएफ की टीम ने नदी पार करवाई। उधर शबरी नदी भी खतरे के निशान तक पहुंच गई, इसीलिए जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने अपने मकानों को खाली करके जाना शुरू कर दिया। लोग अपनी जरूरत के सामान के साथ दूसरी जगह रहने के लिए निकल गए। कोई सामान ढोने वाली गाड़ी में अपना सामान रखकर मकान छोड़कर जाने लगा, तो कोई कंधे पर सामान रखकर पानी के बीच से सुरक्षित जगह पर रहने के लिए निकल गया। वहीं जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम के अलर्ट पर होने का भरोसा दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम अलर्ट है, हमारे सभी मैदानी अमले मैदान में डटे हुए हैं। उधर जिले का उड़ीसा और तेलंगाना से संपर्क टूटने की वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और सड़क पर लंबा जैम लग गया। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश भर के नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का निधन हुआ और इसके साथ ही राजनीति के एक युग का अंत हो गया, जिसके बाद सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे। कैबिनेट की अपनी पुरानी साथी को खोने से प्रधानमंत्री बेहद दुखी नजर आए और सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर देखकर उनकी आंखें भर आईं। इस दौरान प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी के सर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देते नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सुषमा स्वराज के घर जाकर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुषमा स्वराज को उनके घर पर श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिग्गंत तक पहुंचाने का काम किया। सुषमा स्वराज लाल कृष्ण आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानती। उनके निधन के बाद आडवाणी ने सुषमा स्वराज के बेहतरीन राजनीतिक सफर को याद किया।
और श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ सुषमा स्वराज के घर पहुंचे, जहां सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक गए। आडवाणी जैसे ही सुषमा स्वराज के पति सुराज कौशल और बेटी माधुरी से मिले, वो फपक कर रो पड़े। वहीं प्रतिभा आडवाणी और सुषमा स्वराज की बेटी एक दूसरे से गले मिलकर फूट फूट कर रोईं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सुषमा स्वराज के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज एक कद्दावर नेता होने के साथ बेहद सरल स्वभाव की महिला थी। यही वजह है कि उनके निधन के बाद हर पार्टी के नेता दुखी नजर आए और उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज के निधन से कुलभूषण जाधव मामले में भारत के लिए केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी गमगीन। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह सुषमा स्वराज से उनकी बातचीत हुई थी। मैं तो शॉक में हूँ क्योंकि मेरी उनसे 9 बजे बात हुई। बड़ी खुश लग रही थी, वो बोल रही थी तुम आए हो, मिलने नहीं आए। मैंने कहा मैं कल मिलने आऊँ। उन्होंने कहा रुपया देना था, केस दिया नहीं, आके अपनी फीस तो ले लो भाई। मैंने कहा जी जरूर आऊँगा मैं 6 बजे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तो नर्मदा नदी पर बना एक पुल लगभग डूबा दिखाई दिया। खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही नर्मदा नदी का पानी पुल के बराबर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए पुल से गुजरना मुश्किल हो गया। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते दिखाई दिए। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस अमेरिका में अपने लिए एक नए मकान की तलाश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने हाल ही में लॉस एंजलिस में अपना मकान भारतीय रुपयों में करीब 50 करोड़ में बेच दिया। निक जोनस ने वो मकान 1 साल पहले 2018 में करीब 46 करोड़ रुपए में खरीदा। अब प्रियंका और निक अपने लिए एक बड़े आशियाने की तलाश में जुटे। बताया गया कि नए आशियाने के लिए प्रियंका और निक 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका और निक फिलहाल 375 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। स्मार्ट टीवी के जरिए जासूसी करने का दावा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया गया कि बड़े ही शातिर तरीके से स्मार्ट टीवी के जरिए लोगों के घरों में सेंध लगाई जा रही है, जिसकी किसी को भनक तक नहीं है, क्योंकि इस काम को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। स्मार्ट टीवी को दूर बैठा कोई आदमी आसानी से न सिर्फ हैक कर सकता है, बल्कि इसमें लगे कैमरे के जरिए वो आपके बंद कमरे के भीतर झांक भी सकता है। ये स्मार्ट टीवी है, इसमें इनबिल्ट कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप देखते थे कि एक न्यूज़ चैनल चल रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया का न्यूज़ चैनल चल रहा है और आम जनता या जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको लग रहा है कि वो चैनल देख रहे हैं, लेकिन इस स्मार्ट टीवी जो इनबिल्ट कैमरा है उससे कोई तीसरा हैक कर आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकता है और कैमरे के जरिए ये पता लगा सकता है कि आप कमरे में किसके साथ हैं, किस हालात में हो। साथ ही साथ आपकी सारी जो बातें हैं वो भी रिकॉर्ड हो सकती हैं। जानकारों ने न्यूज़ 18 को बताया कि ऐप के जरिए स्मार्ट टीवी को हैक करना बेहद आसान है। कोई ऐप्स आते हैं जिसके ज़रिए कैमरा के साथ पेयरिंग करके आप देख सकते हैं ये कैमरा के साथ पेयरिंग हो चुका है और लोडिंग वीडियो ये देख सकते हैं आप। ये लाइव वीडियो HD कलर में आपको दिख रहा है। मैं हैंड वेव कर रहा हूँ फॉर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड इट इज़ लाइव एंड एग्जैक्टली आप भी दिख रहे हो फ्रेम में, मैं भी दिख रहा हूँ। स्मार्ट टीवी हैक करना इसलिए भी आसान है क्योंकि लोग इस पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक IP एड्रेस होता है और यही IP एड्रेस उन शातिर लोगों का हथियार बन जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। और एक बार IP एड्रेस हैक हुआ नहीं कि कमरे या होटल में लगे स्मार्ट टीवी के जरिए आपकी जासूसी शुरू हो जाती, जिसका लोगों को पता तक नहीं चल पाता। पुलिस का दावा है कि महाराष्ट्र में अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। कोई मामला सामने आया अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसी कोई कंप्लेंट? ऐसा महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन पुलिस को शक है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई भी होगी तो वो सामने आने से कतरा रहे हैं। हालांकि लोग सावधानी बरतें तो स्मार्ट टीवी के जरिए जासूसी का शिकार होने से बच सकते हैं। जो अननोन ऐप्स में जो कैमरा एक्सेस की जो परमिशन होती है उससे बिल्कुल भी न दें। हो सकता है कि जो स्मार्ट टीवी जिस तरह आप देख सकते हैं जो स्मार्ट टीवी में इनबिल्ट कैमरा है और इनबिल्ट कैमरे की जो लाइव फुटेजेस हैं वो कोई तीसरा आसानी से देख सकता है। यानी स्मार्ट टीवी के इस्तेमाल में अगर लोग थोड़ा ध्यान दें तो आने वाली मुसीबत टाली जा सकती है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दूसरे दिन राम जन्मभूमि के पक्षकार निर्मोही अखाड़े के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़े से विवादित जमीन पर उनके मालिकाना हक के सबूत मांगे, जिसके जवाब में निर्मोही अखाड़े के वकील ने दलील दी कि जमीन से जुड़े कागज 1982 में हुई एक डकैती में चोरी हो गए। इससे पहले वकील ने दलील दी कि लोगों का विश्वास है कि राम वहां विराजमान है और ये अपने आप में राम के जन्म स्थान का सबूत है।
जिस पर जस्टिस बोबडे ने पूछा कि क्या भगवान के जन्म से जुड़ा कोई केस कभी किसी कोर्ट में आया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा कि जीसस बेथलेहम में पैदा हुए, क्या यह सवाल किसी कोर्ट में उठा था, जिस पर निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि वो जानकारी जुटाने के बाद ही इसका जवाब दे पाएंगे। अयोध्या विवाद पर योग गुरु रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का समर्थन किया और जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने की अपील। दुर्भाग्य से यदि कोर्ट से निर्णय नहीं हुआ तो संसद में कोई निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन राम मंदिर बनना ही चाहिए और बन करके ही रहेगा। यदि कोर्ट से निर्णय में देर होती है तो दुर्भाग्य होगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। सांगली में बाढ़ में फंसे करीब 2900 लोगों का रेस्क्यू एनडीआरएफ ने अब तक किया है। बालबा, पलूस, इस्लामपुर, सांगली सिटी और मिराज में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। अभी भी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सांगली और कोल्हापुर में अब तक करीब 10,000 बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पुलिस मुख्यालय के बाहर तालिबान ने आत्मघाती धमाका कर दिया। इस धमाके की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जबकि धमाके के बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक धुआं उठता नजर आया। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर हुए धमाके से वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके की वजह से पास के रेस्टोरेंट और दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। विस्फोट कितना जोरदार था, इसका अंदाजा वहां ढहने वाली इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। धमाके की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। मकानों के अलावा वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले के बाद वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बम धमाके की चपेट में आए लोगों को अस्पताल लाया गया। इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर फिर हड़ताल पर चले गए। हालांकि एनएमसी बिल संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान में जुटे और एनएमसी बिल में बदलाव करने और केंद्र सरकार के रेजिडेंट डॉक्टरों के बराबर वेतन देने की मांग की। डॉक्टरों के हेल्थ इशू को लेकर, उनके स्टाइपेंड को लेकर और खास तौर पर एनएमसी बिल जिसका विरोध जो है वो काफी पूरे देश में बड़े पैमाने में किया गया। इन 3 चीजों को लेकर जो है महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर अभी हड़ताल पर है। डॉक्टरों ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। जब तक सरकार नहीं सुनती है हम लोग हमारी मांगों पर अड़िग रहेंगे। हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टाइपेंड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, 50,000 पे हम लोग लड़ रहे हैं और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में स्टाइपेंड है 80 के ऊपर। महाराष्ट्र के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी एनएमसी बिल का विरोध हो चुका है, जिसके बाद कई डॉक्टर बिल का विरोध करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए और अस्पताल परिसर में ही जमकर प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टरों के बढ़ते हंगामे के बाद हालात को काबू करने के लिए मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया, जिससे हड़ताल कर रहे डॉक्टर नाराज हो गए और पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने केंद्र सरकार पर मनमानी के आरोप लगाते हुए एनएमसी बिल को खत्म करने की मांग की। Political people under this NMC bill, who will handle us? How can a non-medico can handle a doctor? कर्नाटक में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों और राज्य सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। आने वाले दिनों में भी बाढ़ से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कई इलाकों से मकानों में फंसे करीब 26,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। जबकि पिछले 3 दिनों में बारिश के मौसम में हुई घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 लोग बेलगाम, 2 उत्तर कन्नड़ और 1 शिवमोगा से बताए गए। ये हालात महाराष्ट्र में बांधों और कर्नाटक में बैराजों के गेट खोले जाने से बने। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ की वजह से सड़क और रेल संपर्क भी प्रभावित हुआ है। वहीं बेलगाम जिले में सरकारी स्कूल बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रहने की जगह बन गए। राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद दिल्ली का एक परिवार भी गमगीन। कुछ साल पहले इस परिवार के एक बच्चे को बदमाश अगवा कर बांग्लादेश ले गए और उस वक्त विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की मदद के बाद ही उनका बेटा बांग्लादेश से वापस लाया जा सका था।
महबूब जी का ये परिवार है। महबूब जी का ये वही बच्चा है जिसको छुड़ा के लाया गया था और सुषमा जी के अथक प्रयास के बाद ये परिवार को उनका खोया बच्चा जो है, किडनैप किया हुआ बच्चा मिला था। बुरे वक्त में सुषमा स्वराज की मदद की वजह से परेशानी से उभरे परिवार के लोग उनकी याद में भावुक भी हो गए और उनकी तस्वीर हाथ में लेकर उनको याद करने लगे। ये माँ है कि माँ की तरह समझा है, मैं उसके लिए मैं उनको भगवान मानती हूँ क्योंकि मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। मैं उनका जब तक मेरा सांस रहेगा मैं उसको याद करते रहूँगी। सुषमा स्वराज की मदद के बाद मुसीबत से बाहर निकले परिवारों में पाकिस्तान से भागकर भारत आया एक परिवार भी शामिल। इस परिवार ने पाकिस्तान में होने वाले अत्याचारों से तंग आकर भारत में शरण ली थी और पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से हो रही मुश्किल के बारे में खबर देखकर सुषमा स्वराज ने खुद आगे बढ़कर पहल की और एक ट्वीट के जरिए परिवार को अपना फोन नंबर देकर संपर्क करने को कहा। जब मशल ने यहाँ पर उसको पाकिस्तानी होने की वजह से, हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं होने की वजह से यहाँ पर दाखिला नहीं हो पा रहा था, उस वक्त सुषमा स्वराज ने मदद की थी। जयपुर में रह रहे इस परिवार को भी जब सुषमा स्वराज के निधन की जानकारी मिली तो ये अपने आंसू नहीं रोक सके। परिवार के लोगों ने दावा किया कि सुषमा स्वराज की मदद करने के बाद उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने जो पहला ट्वीट करके और हमारे से जो बात की कि वो जो बेटी का लफ्ज़ उन्होंने कहा, बेटी आप परेशान न हो, वो आज तक दिमाग में गूंज रहा है। हमारा परिवार तो जो कुछ है वो सिर्फ मैडम की वजह से है। कई परिवारों के साथ ही सुषमा स्वराज एक दिव्यांग लड़की गीता की मदद के लिए भी आगे आई। गलती से सीमा पार चली गई गीता करीब 10 साल तक पाकिस्तान में फंसी रही, जिसे भारत लाने के साथ ही सुषमा स्वराज ने काफी समय तक उसके परिवार को भी ढूंढने में मदद की। इतने बड़े देश में उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। हालांकि सरकार ने काफी प्रयास किए, खासतौर से सुषमा स्वराज ने निजी तौर पर प्रयास किए। सुषमा स्वराज ने अपना नंबर इसको दे रखा था। सुषमा स्वराज के निधन की जानकारी मिलते ही इंदौर में दिव्यांग बच्चों के एक संस्थान में भर्ती गीता की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने इशारों में बताया कि सुषमा स्वराज उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मैंने उनको जैसे ही बोला कि लैपटॉप चाहिए तो थावरचंद गहलोत जी ने उनको लैपटॉप अवेलेबल कराया और रखा हुआ और मैं यूज करती रहती हूँ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के लोग खुश नजर आए। केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद राजधानी श्रीनगर में हालात सामान्य दिखे और लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने के लिए घर से निकले। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलीं, जबकि अस्पताल के बाहर इलाज के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर घाटी के लोग काफी खुश दिखे और उम्मीद जताई कि सरकार के इस फैसले से घाटी के विकास में तेजी आएगी। 370 जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब उम्मीद तो एक हमें ये है कि कम से कम ये जो गुंडा राज है, करप्शन है, ये खत्म होगा, जो जुल्म था हमारे पे वो कम होगा। साथ ही कश्मीर के लोगों ने सेना के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव की बात से भी इनकार किया। और उसके बाद हमारे साथ बिल्कुल भाईचारे के साथ पेश आती है। हमारे पास कुछ उनके लिए कोई शिकवा गिला गिरावा कुछ नहीं। हालांकि घाटी में अब भी धारा 144 लागू है और काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। जम्मू में भी सरकार के फैसले से खुशी का माहौल दिखा। वहां के सरकारी दफ्तरों पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का असर भी दिखने लगा और जम्मू की सरकारी इमारतों पर कोई झंडा नजर नहीं आया। जम्मू में जो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों से राज्य का फ्लैग उतार दिया था। जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली सूबा है जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि बिल पास होने के बाद अब राज्य नहीं रहा है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वहीं लोगों ने भी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का बाहें फैलाकर स्वागत किया। हम बहुत खुश हैं जो डिसीजन हुआ है, जो हमारे को गवर्न करेगी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और हमारी तरक्की का, हमारे बच्चों के भविष्य का और भी अच्छा दिन रहेगा। एहतियात के तौर पर जम्मू में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। आज प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के हरदोई जिले में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्र की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने एक युवक से मारपीट की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ कश्मीरी छात्रों ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का विरोध किया, जिसके बाद एएमयू में सुरक्षा बढ़ा दी गई। नेपाल की काठमांडू में सुबिसु केबल नेट ऑफिस में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई।
योग गुरु रामदेव ने राम मंदिर के मसले पर मुस्लिम समुदाय से भी साथ आने की अपील की। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी के बैंक अकाउंट से 23 लाख रुपए गायब होने के मामले में झारखंड के जामताड़ा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सीतापुर में 3 तलाक पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट करने और नाक काटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के साथ ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो। बताया गया कि इस सत्र में हुए कामकाज ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 30 से ज्यादा बिल पेश करने के बाद पास भी कराए गए। इस दौरान लोकसभा ने ओवरटाइम कर 130% से भी ज्यादा काम किया, जबकि राज्यसभा में भी 105% काम हुआ। 2 बार तो लोकसभा की कार्यवाही रात 12 बजे तक चलती रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 1952 के बाद ये लोकसभा का सबसे सफल सत्र है, जब रोजाना औसतन 8 घंटे काम हुआ। मॉनसून सत्र में सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के अलावा 3 तलाक, मोटर व्हीकल्स संशोधन बिल को भी पास करा लिया। इस दौरान राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ी और कई अहम बिलों पर वोटिंग कराकर उसे पास कराने में कामयाबी मिली। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। आर्टिकल 370 पर एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने की गीदड़ भभकी दी। साथ ही पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है, जिन्हें इसी महीने भारत में अपना कार्यभार संभालना था। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान छोड़ने के लिए बोला गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से तिलमिलाया पाकिस्तान अब इस फैसले के खिलाफ यूएन में शिकायत करने की बात कर रहा है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के पाकिस्तान के फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को नसीहत दी है और बोले, भारत से रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान को ही नुकसान है। अब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान हमारे साथ व्यापारिक संबंध? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं। उनके ये करने से हम पर कोई असर पड़ेगा? हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो करें, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना इसका। अगर वो यूएन से नाराज हैं तो वो जाएं, यूएन को बताएं कि वो नाराज हैं। आज भारत की क्या स्थिति पूरे देश, पूरे विश्व भर में है और भारत का क्या अस्तित्व है, इसको उनको समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो वो तकलीफ में नहीं रहेंगे।